हेलो एवरीवन, आई होप आर यू फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक सीरियल किलर पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रेवल कर सकता है और किसी को भी कहीं पे भी मार सकता है। लेकिन इसका एक खास स्टाइल होता है, वो सिर्फ 16 साल की उम्र की लड़कियों को ही मारता है और उसके जिस्म पर चाकू से भी 16 वार ही करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करता है? क्या वो बदला लेता है या उसे ऐसा करने में मजा आता है? अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, याद रहे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें 30 साल पहले नॉर्थ वार्नर नामी टाउन में होने वाले खौफनाक हादसे को होता हुआ देखते हैं, जहां अक्टूबर 1987 में 16 साल की लड़की टिफनी को अपने घर के गैराज में अपने बर्थडे वाले दिन मर्डर किया गया था। उसके 2 दिन बाद मरीसा का जंगल में मौजूद अपने फैमिली केबिन में मर्डर हुआ था और अम्यूजमेंट पार्क के पार्किंग लॉट में हीदर नामी लड़की का भी वैसे ही सेम तरीके से मर्डर हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि वो तीनों ही लड़कियां 16 साल की थी और उन्हें चाकू से 16 दफा स्टेप किया गया था और इसी ही वजह से किलर का नाम स्वीट 16 किलर रखा गया होता है। मगर यह बात आपको जानना बहुत ही लाजमी है कि वो किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया होता। लेकिन उस हादसे के बाद फिर कभी ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ। उस किलर का मार्क्स इतना फेमस हो गया कि आने वाली हर साल हेलोवीन पर लोग उसी ही किलर की तरह ड्रेसअप होकर आते रहते थे। ये जो भी सारी कहानी थी वो थी पास्ट की। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और वहीं पर क्रिस नामी शख्स को देखते हैं जो स्वीट 16 किलर पर पॉडकास्ट करता है और हर साल हेलोवीन पर लोगों को उन जगहों का टूर करवाता है जहां पर इन तीनों का मर्डर हुआ था। वो उस किलर की स्टोरी से पूरी तरह ऑब्सेस हो चुका था, मानो जैसे उसकी जिंदगी किलर से शुरू होती है और उसी पर खत्म। उसके बाद सीन इस मूवी में मेन लीड जिमी पर शिफ्ट होता है जो कि एक टीनेजर है। वो हेलोवीन कॉन्सर्ट पर जाने के लिए तैयार हो रही है जबकि उसकी मदर पॉम उसे वहां जाने से मना कर देती है। दरअसल पॉम और वो तीनों लड़कियां फ्रेंड्स थी और पॉम को इतने सालों बाद भी उन होने वाले 3 मर्डर्स का खौफ होता है क्योंकि वो जो मर्डर्स हुए थे वो इसी के ही फ्रेंड्स थे, जिनमें से ये एक लड़की थी जो सरवाइव कर पाई थी। जिमी पॉम अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसे सेल्फ डिफेंस आता है, मगर पॉम उसकी एक भी नहीं मानती। जिमी का फादर ब्लैंक उनकी आर्ग्यू देखकर एक ऑफर करता है कि वो जिमी को कॉन्सर्ट पर ले जाएगा, जिस पर पॉम मान जाती है क्योंकि वो उसे अपने बाप के साथ वहां पे जाते हुए सेफ समझती है। लेकिन उस वक्त पॉम को एक मैसेज आता है। पूछने पर वो बहाना बनाती है कि वो मॉम चैट्स ग्रुप से आया होगा। उसके बाद ब्लैंक जिमी को पहले उसके फ्रेंड इमिलिया के घर ले जाता है जहाँ इमिलिया की मॉम लोरेन से मिलती है। फिर ब्लैंक इमिलिया और जिमी को कॉन्सर्ट लेकर जाता है। दूसरी तरफ बहुत से बच्चे ट्रिक्स एंड ट्रीट के लिए सबके घरों में जाते हैं। पॉम अभी बच्चों को कैंडीज देकर डोर बंद करती है कि उधर किलर मार्क्स पहने एक और शख्स आता है और कॉस्ट्यूम की वजह से पॉम समझती है कि वो शायद कोई बच्चा होगा। इसी वजह से पॉम दरवाजा खोलती है, लेकिन यहाँ पे वो मार्क्स पहना शख्स कुछ अजीब होता है। समझ नहीं आता कि उसके इरादे क्या हैं। बहरहाल जब वो शख्स नाइफ निकाल लेता है, पॉम उसको देखकर डर जाती है और दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन करती है। लेकिन तब तक किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और पॉम पर हमला करता है। पॉम अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए फाइट करती है क्योंकि अपने फ्रेंड्स के मर्डर के बाद पॉम ने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस शुरू कर दी थी। वो भागते हुए किचन से चाकू उठा लेती है और किलर से कहती है कि पुलिस आने ही वाली होगी, जिस पर किलर डर के उसके घर से चला जाता है। पॉम अभी सुकून की सांस लेती ही है कि किलर चला गया है, लेकिन उसी वक्त किलर उस पर पीछे से हमला करता है और 16 दफा स्टेप करके पॉम को मार देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस पॉम के घर के बाहर आ जाती है और क्रिस भी घर के बाहर लाइव पॉडकास्ट करता है। जिमी पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है और वो अपनी माँ की याद में खुद को बहुत तकलीफ देती है, मगर बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो दोबारा अपनी रूटीन में वापस आ जाती है। स्कूल ब्रेक में पुलिस उनके प्रिंसिपल डॉग के साथ जिमी से सवाल जवाब करने के लिए आती है। वो जिमी से ब्लैंक के बारे में पूछती है क्योंकि उन्हें ब्लैंक पर शक था। ब्लैंक को क्रिस और पॉम की होने वाली चैटिंग के बारे में मालूम था और शायद उनका अफेयर समझते हुए ब्लैंक ने पॉम का मर्डर किया हो। अब ऐसा तो पुलिस समझ रही थी, इसके पीछे क्या वजह थी वो तो आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जिमी उसी वक्त उन्हें शट अप कॉल देती है और उसके डैड पर झूठे इल्जाम लगाने से मना करती है। इनफैक्ट अपनी मॉम के मर्डर का जिम्मेदार पुलिस को ठहराती है क्योंकि अगर वो 30 साल पहले किलर को पकड़ लेते तो आज उसकी मॉम जिंदा होती। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड इमिलिया टाइम मशीन पर काम कर रही थी। टाइम मशीन का प्रोजेक्ट उसकी मॉम
मॉम लोरेन का था, जो अब अपनी मॉम की सीक्रेट नोट्स की मदद से उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। वो जिमी को बताती है कि उसने टाइम मशीन की डेट 27 अक्टूबर 1987 पर सेट किया है, जब सबसे पहला मर्डर हुआ था, ताकि वो किलर पकड़ा जा सके। जिस पर जिमी को एहसास होता है कि अगर किलर पास में ही पकड़ा जाए तो उसकी मॉम प्रेजेंट में जिंदा होगी, और वो एमिलिया को जल्दी से टाइम मशीन कंप्लीट करने का कहती है ताकि वो अपनी माँ के किलर को उसका मर्डर करने से पहले ही पकड़ ले। उसके बाद रात को जिमी क्रिस का उन मर्डर्स के बारे में ब्लॉग देख रही होती है, जब ब्लैंक उसे ये सब देखने से मना करता है क्योंकि क्रिस ने मर्डर्स को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाकर रखा होता है, और वो आजकल के न्यूज चैनल की तरह एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को भी सिनेमा की तरह देखते हैं। उसके बाद अगले दिन जिमी क्रिस से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो क्रिस से पॉम और उसके अफेयर के बारे में पूछती है। क्रिस इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी मॉम खुद उस सीरियल किलर को ढूंढ रही थी और उसी सिलसिले में मेरी उससे बातचीत हो रही थी, और क्रिस उसे डेथ नोट भी दिखाता है जो कुछ दिन पहले पॉम को मिला था, और इसी सिलसिले में क्रिस ने उसे हेलोवीन नाइट को मैसेज भी किया था जिसे पॉम ने ब्लैंक से छुपाया था। मतलब जो मैसेज उस दिन पॉम ब्लैंक और जिमी से छुपा रही थी वो क्रिस का था। जिमी उसके बाद फिर उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाती है और एमिलिया से टाइम मशीन के बारे में पूछती है, मगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो अनबिलीवेबल था। किलर जिमी पर आकर अटैक करता है और जिमी भागते हुए जाकर टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है और उसे चलाने की कोशिश करती है। किलर आकर उस पर अटैक करता है और उसके चाकू को जिमी ड्राइव इट करती है जो सीधा कंट्रोल पैनल पर लगता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। जिमी किलर के दोबारा अटैक करने से पहले ही पास्ट में चली जाती है। जिमी पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर अपनी मॉम को बचाने का ख्याल जहन में लाते हुए वो उस मर्डर को ढूंढने का सोचती है। टाइम मशीन उसी अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बाथ के अंदर मौजूद होती है, जिस पर जिमी आउट ऑफ द ऑर्डर का साइन लगा देती है और पार्क में मौजूद एक लेडी से पॉम के बारे में पूछती है, जो उसे बताती है कि वो तो इस टाइम अपने स्कूल में होगी। जिमी स्कूल में कनाडा से एक्सचेंज स्टूडेंट के बेस पर एडमिशन ले लेती है और पॉम को ढूंढने के लिए वो बास्केटबॉल ग्राउंड जाती है, जहाँ पर वो टिफनी, मरीसा और हीदर को देखकर हैरान हो जाती है। और जिमी को पॉम मिलती है जो कि प्रेजेंट से बहुत ही डिफरेंट होती है, और पॉम और उसके फ्रेंड्स अपने आप को तमाम स्टूडेंट से सुपीरियर समझते हैं। जिमी को जब टिफनी के घर होने वाली उस बर्थडे पार्टी का पता चलता है तो वो उस बर्थडे पार्टी को कैंसिल करवाने के लिए बहुत बहाने ढूंढती है, क्योंकि पहला मर्डर ही उस रात को हुआ था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो भी पुलिस के पास जाकर उन्हें होने वाले मर्डर्स का बताती है, लेकिन वो भी जिमी की बात नहीं मानते, क्योंकि उस टाइम में कभी किसी का मर्डर नहीं हुआ था। इस सब से तंग आकर जिमी एमिलिया की मॉम लोरेन को ढूंढती है और उसे सारी सच्चाई बताती है और टाइम मशीन अपनी नोटबुक से ठीक करने को कहती है। और लोरेन को जिमी की हर बात पर यकीन आ जाता है, क्योंकि उसके सीक्रेट नोटबुक और टाइम मशीन के प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जिमी लोरेन को टाइम मशीन के पास लेकर जाती है और बताती है कि ये वाईफाई से चलेगी, लेकिन 1987 में वाईफाई नहीं था, तो लोरेन को ही कुछ अरेंज करना होगा। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां पर ब्लैंक जिमी को सर्च करने के लिए पुलिस की मदद लेता है और क्रिस न्यू हेडलाइंस के लिए पुलिस के साथ काम करता है। वहां पर एमिलिया आकर ब्लैंक को जिमी का टाइम मशीन से पास्ट में जाने का बताती है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन क्रिस को ये बात बहुत ही दिलचस्प लगती है। सीन्स दोबारा से 27 अक्टूबर 1987 पर शिफ्ट होते हैं। जिमी लोरेन के साथ टिफनी की पार्टी पर जाती है, जहां उसे बहुत नर्वस लड़का मिलता है, जो कि कोई और नहीं उसके डैड ब्लैंक हैं, जिसका टिफनी के साथ कैजुअल अफेयर है, जो देखकर जिमी को शौक लगता है, क्योंकि अभी तक पॉम और ब्लैंक में रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हुई थी। जिमी कॉन्स्टेंटली उन लड़कियों को ध्यान से रहने का कहती है, लेकिन कोई भी जिमी की बात नहीं सुनता। इधर जिमी की मुलाकात अपने प्रिंसिपल डॉग से होती है, जो उस वक्त एक स्टूडेंट था जिसे सब बुली किया करते थे। उसके बाद टिफनी किसी लड़के को अपने पेरेंट्स के बेडरूम में ले जाती है। टिफनी बाथरूम यूज करके जब बाहर आती है तो वो लड़का कहीं मौजूद नहीं होता और उसे कूल सीट से कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि वो लड़का उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, तो वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। जब क्लू सेट से वो लड़का, जो कि किलर होता है, वो निकलता है और वो टिफनी को मार देता है। नीचे जिमी टिफनी को ढूंढ ही रही होती है कि उसे आखिरकार टिफनी की डेड बॉडी उसके पेरेंट्स के रूम में मिलती है, जिस पर जिमी को एहसास होता है कि वो पास में चीजें चेंज कर पा रही है। शुरू में टिफनी की डेथ गैराज में हुई थी, लेकिन अब उसके पेरेंट्स के बेडरूम में। उसके बाद जिमी लोरेन को पॉम के साथ घर तक छोड़ने जाती है, और जहां पर पॉम उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि मर्डर होने वाला है, जिस पर जिमी कहती है कि वो साइकोनिक है जो
जो मर्डर होने वाला है उसे पहले ही जान लेती है। उसके बाद वो तीनों पॉम के घर रात को मूवी देखते हैं। जब जिमी पॉम से पूछती है कि उन्हें किसी पर भी शक हो तो बता दें, जिस पर पॉम कहती है कि उन्होंने बहुत लोगों को बुली किया है, तो प्रैक्टिकली तो सभी पर शक जाता है। अगले दिन स्कूल में जिमी को मालूम पड़ता है कि सब फ्रेंड्स टिफनी के मर्डर्स को भुलाने के लिए मरीसा के फैमिली केबिन जाने का प्लान बना रहे हैं, जो जिमी रोकने की फुल कोशिश करती है। मरीसा कहती है कि वो फैमिली केबिन के बजाय उसके पेरेंट्स के कोंडो चलते हैं, जिस पर जिमी मान जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जिमी, मरीसा, हीदर और पॉम के साथ कोंडो के लिए निकलते हैं। वहां जाकर जिमी को एहसास होता है कि वो कोंडो नहीं बल्कि वही केबिन है जहां मरीसा का मर्डर हुआ था, और सबको यहां से जाने का कहती है। लेकिन तब तक दूसरे फ्रेंड्स भी उनके पास आ जाते हैं। जिमी सबके लिए सेफ्टी रूल्स रखने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, यहां तक कि उसे पार्टी पूपर कहते हुए केबिन से बाहर लॉक कर देते हैं। जिमी खुली हुई खिड़की से केबिन में वापस जाने का सोचती है, जहां पर मरीसा किसी लड़के के साथ केबिन से बाहर वॉक के लिए निकल जाती है, और दूसरी तरफ थकावट की वजह से हीदर रूम में जाकर सो जाती है, जहां किलर आता है और हीदर पर अटैक करता है। हीदर उससे बचने की कोशिश करती है तो किलर उसे स्टीरियस से नीचे फेंक कर मार देता है। बाकी लोग किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर उन सबको जख्मी करके भाग जाता है। जहां हीदर को मरना था वहीं हीदर की मौत हो गई, यानी अब जगह के साथ साथ सीक्वेंस भी चेंज हो गया था। प्रेजेंट में इमिलिया टाइम मशीन ठीक करने की कोशिश कर रही थी जब उधर क्रिस आ जाता है। वो इमिलिया को बताता है कि उसका मर्डर्स के बारे में नॉलेज गलत था, क्योंकि टिफनी की डेथ गैराज में नहीं बल्कि बेडरूम में हुई थी। और इमिलिया को एक और पिक्चर दिखाता है जिसमें इमिलिया जिमी को देखकर खुश होती है, क्योंकि वो वाकई पास में पहुंच गई थी। और इमिलिया को एहसास होता है कि जिमी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं इन सारे मर्डरर्स में। पास में जिमी सबके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हीं मर्डरर्स के लगे हुए ब्लडी क्लॉथ को डीएनए टेस्ट के लिए देती है, जो सब पुलिस ऑफिसर्स को समझ नहीं आता, क्योंकि तब डीएनए टेस्ट आजादी नहीं हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद जिमी सब फ्रेंड्स को मीटिंग पर बुलाती है और मरीसा को बीट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए किलर को पकड़ने का प्लान बनाती है, क्योंकि 1978 में होने वाला आखिरी मर्डर मरीसा का ही रह गया होता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में क्रिस इमिलिया की हेल्प करता है टाइम मशीन को ठीक करने में, और पास में लोरेन जिमी को बताती है कि उसे बहुत हाई एनर्जी सोर्स चाहिए इस टाइम मशीन को चलाने के लिए, और उसी वो पॉपुलर अट्रैक्शन को यूज करेंगी। हेलोवीन नाइट मरीसा अम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में जाती है, जहां किलर उसका पीछा करता हुए आता है, और उधर पहले से ही मरीसा के सारे दोस्त और जिमी मौजूद होते हैं। प्लान के मुताबिक जिमी किलर को देखती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन किलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इजीली जिमी को ओवरकम करता है और उसे मारने लगता है, कि जब पीछे से उनका एक फ्रेंड उस किलर को मार देता है। लेकिन यहाँ पे मूवी में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है, जहाँ मार्क्स उतारने पर वो किलर और नहीं बल्कि डूग निकलता है, यानी जिमी का प्रेजेंट वाला प्रिंसिपल। जिमी को उसके पास एक लॉकेट मिलता है जिसमें एक लड़की की पिक्चर देखकर वो उनसे लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर मरीसा बताती है कि वो टेरिस है, जिसे मरीसा, हीदर और टिफनी बुली करते थे और उसे ओबसिटी होने की वजह से फैट टेरिस के नाम से पुकारते थे। वो मजीद बताती है कि एक रात उन्होंने टेरिस को टिफनी के घर स्लीप ओवर पे इनवाइट किया और उसे अल्कोहल पिलाना शुरू किया ताकि वो उसके अफेयर के बारे में उससे पूछ सके। उसे खूब शराब पिलाई, जिसके बाद वो अल्कोहल के नशे में अपने घर जाने के लिए निकली ही थी, तभी एक्सीडेंट में टेरिस की मौत हो गई थी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि डूग ट्रेश को बहुत पसंद करता था और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। डूग ट्रेश की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाया था और इसीलिए उसने खुद ट्रेश के कातलों से बदला लेने का सोचा। जिमी को ये सुनकर पॉम से नफरत होती है और पॉम से सवाल करती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जिस पर पॉम कहती है कि उसकी उस दिन टिफनी से लड़ाई हुई थी तो वो उसके घर स्लीप ओवर पर भी नहीं गई थी और वो कभी भी टेरिस को बुली करने के हक में नहीं थी, और इस बात की गवाही मरीसा देती है। तभी उधर एक और किलर वही मार्क्स पहने आकर मरीसा को मार देता है और डरते हुए सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहीं पे जिमी कहती है कि हमने तो असल कातिल को मार दिया है, मुझे लगता है कि ये कातिल फ्यूचर से
आया है। एमिलिया की टाइम मशीन इस्तेमाल करके यही सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि फ्यूचर में एमिलिया का कत्ल हो चुका है। यहाँ पास में दिखाया जाता है कि ये कातिल फ्यूचर से आया है और इसने पास के टाइम रिपोर्टर यानी क्रिस के डैड का भी कत्ल किया है। इस सारी हलचल में एमिलिया की माँ टाइम मशीन एक्टिव करती है और जिमी को कहती है कम से कम तुम तो वापस चली जाओ, अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिमी टाइम मशीन के अंदर आती है और कातिल भी उसे मारने के लिए आ जाता है। वो जिमी को यहाँ मार देता है लेकिन बीच में पॉम आ जाती है और कातिल का गला पीछे से पकड़ लेती है, जहाँ कातिल अपनी जान पॉम से बचा लेता है। कातिल भागने की कोशिश करता है लेकिन कातिल दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। इस झटपट में उन्होंने टाइम मशीन एक्टिव कर दी थी। टाइम मशीन चलाने की वजह से वो झूला बहुत तेज घूमने लगता है और उसी ही वजह से ये लोग वापस जाने लगते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे होते लेकिन यही कातिल किसी तरह धीरे धीरे जमीन के साथ पॉम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो पॉम को चाकू से मारने वाला होता है तो जिमी टाइम मशीन का दरवाजा खोल देती है, जिस वजह से पॉम यहाँ से गिर जाती है और दरवाजा खुलने की वजह से हवाओं के दबाव से कातिल का मास्क भी गिर जाता है, जिस वजह से हमें कातिल का चेहरा नजर आता है जो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का न्यूज रिपोर्टर क्रिस होता है। उसने एमिलिया की टाइम मशीन फ्यूचर में इस्तेमाल की थी और यहाँ आया था और फ्यूचर में उसने जिमी की माँ पॉम का भी कत्ल किया था ताकि वो स्वीट 16 की कहानी जिंदा रहे। लोग धीरे धीरे उस कहानी को भूल रहे थे लेकिन क्रिस हर वक्त इस कहानी की ब्रॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। जिमी पूछती है तुमने अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर क्रिस कहता है कि उसने कभी भी मेरी परवाह नहीं की थी इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। जिमी को मारने से पहले जिमी नील गन इस्तेमाल करके क्रिस को मार देती है और दिखाया जाता है कि आखिरकार जिमी अपने वक्त में वापस पहुंच गई है, जहां वो देखती है कि उसके पेरेंट्स दोनों महफूज हैं, यानी आखिरकार पास को बदलकर अपनी माँ की जिंदगी बचा ली। वो अब जिमी को एक किताब देता है जिसमें वो सब चीजें लिखी हुई थी जो उसके पास में जाने की वजह से इस वक्त में बदल गई थी। यहाँ इस वक्त में जिमी का एक भाई भी है लेकिन असल में जिमी का नाम बदल गया था और ये सब बताते हुए कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं पे इस इंटरेस्टिंग मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।